नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करते हैं जो बहुत छोटा था पर उसका असर बहुत गहरा हुआ। ये कहानी है सिर्फ 7 महीनों की, जब एक सरकार ने देश को एक ऐसे महातूफान से निकालने की कोशिश की जिसमें सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा था। आइए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। जी हाँ, बस 7 महीने। चंद्रशेखर की सरकार नवंबर 1990 में बनी और जून 1991 तक चली गई। सुनने में ये वक्त बहुत कम लगता है ना? लेकिन इन्हीं चंद महीनों में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने आने वाले भारत की दिशा ही बदल दी। जरा सोचिए, एक ही वक्त पर देश किन किन मुसीबतों से घिरा हुआ था। एक तरफ देश की तिजोरी मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल खाली होने वाली थी। दूसरी तरफ कश्मीर से लेकर पंजाब और तमिलनाडु तक देश हिंसा की आग में जल रहा था। और इन सब के बीच एक ऐसी सरकार थी जो खुद अपने पैरों पर नहीं बल्कि एक दूसरी पार्टी के सहारे पर टिकी हुई थी। मतलब हालात बहुत ज्यादा गंभीर थे। तो इन सारे संकटों में जो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक संकट था वो था आर्थिक संकट। ये कोई मजाक नहीं है। देश सच में दिवालिया होने की कगार पर था। इस बात का मतलब समझिए, देश के पास बाहर से जरूरी सामान जैसे पेट्रोल, डीजल, दवाइयां खरीदने के लिए सिर्फ 1 या 2 हफ्ते के पैसे बचे थे। अगर ये पैसा खत्म हो जाता तो भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्जे नहीं चुका पाता। हम डिफॉल्टर होने से बस कुछ ही दिन दूर थे। ऐसे हालात में चंद्रशेखर सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। देश का सोना गिरवी रखना। जी, अपना गोल्ड रिजर्व। ये एक बहुत ही मुश्किल और अलोकप्रिय फैसला था, पर उस वक्त देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए शायद यही एक रास्ता बचा था। और ये कोई थोड़ी बहुत मात्रा नहीं थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास और 20 टन सोना एक स्विस बैंक के पास गिरवी रखा गया। ये वो कीमत थी जो देश को तत्काल आर्थिक बर्बादी से बचाने के लिए चुकानी पड़ी। अब जाहिर है, इस फैसले पर देश में जबरदस्त बवाल मचा। विपक्षी पार्टियों ने और कई लोगों ने इसे राष्ट्रीय शर्म की बात कहा। ऐसा माना गया कि ये भारत की इज्जत पर एक धब्बा है। सरकार की चारों तरफ से बहुत आलोचना हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार ऐसा कर सकती थी? तो जवाब है हाँ। सरकार ने ये कदम अपने संवैधानिक दायरे में ही उठाया था। हमारे संविधान के आर्टिकल 283 और 266 केंद्र सरकार को ये अधिकार देते हैं कि वो देश के वित्तीय प्रबंधन के लिए ऐसे असाधारण फैसले ले सकें। तो ये तो थी इकोनॉमी की बात, लेकिन चलिए अब आर्थिक मोर्चे से हटकर देश के अंदरूनी हालात पर नजर डालते हैं। वहां भी स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। देश के कई हिस्से हिंसा और अलगाववाद की आग में बुरी तरह जल रहे थे। ये स्लाइड दिखाती है कि सरकार एक ही वक्त पर कितने मोर्चों पर लड़ रही थी। एक तरफ कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था, तो दूसरी तरफ पंजाब में खालिस्तान आंदोलन की आग अभी भी सुलग रही थी। और दक्षिण में तमिलनाडु में एलटीटीई का खतरा तेजी से बढ़ रहा था। सरकार ने इन सभी खतरों से निपटने के लिए बहुत सख्त एक्शन लिए। और ये सब करने की पावर सरकार को कहाँ से मिली? ये मिली आर्टिकल 355 से। ये आर्टिकल केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी देता है कि वो राज्यों को किसी भी तरह की अंदरूनी अशांति से बचाए, और इसी के तहत केंद्र ने राज्यों के मामलों में दखल दिया। लेकिन इन सारे संकटों से जूझती इस सरकार की अपनी ही एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं एक जानलेवा कमजोरी थी, और वो थी उसकी राजनीतिक अस्थिरता। ये सरकार अपने दम पर नहीं बल्कि एक विरोधी पार्टी के रहमो-करम पर चल रही थी। सिचुएशन देखिए कितनी नाजुक थी। चंद्रशेखर की सरकार के पास संसद में अपनी बहुत कम सीटें थीं। सरकार चल रही थी कांग्रेस पार्टी के बाहरी समर्थन से। इसका सीधा सा मतलब था, जिस दिन कांग्रेस ने हाथ खींच लिया उसी दिन सरकार गिर जाएगी। और हुआ भी बिल्कुल यही। कांग्रेस नेता राजीव गांधी के घर के बाहर 2 पुलिस वालों के देखे जाने पर एक राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया। इसे जासूसी कांड का नाम दिया गया। कांग्रेस ने इसी बात को बहाना बनाया और मार्च 1991 में अपना समर्थन वापस ले लिया। बहुमत गया तो सरकार भी गिर गई और जून में चंद्रशेखर को इस्तीफा देना पड़ा। ये सब भारतीय संविधान के एक बहुत ही बुनियादी नियम आर्टिकल 75(3) के तहत हुआ। ये नियम कहता है कि सरकार तभी तक पावर में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में मेजॉरिटी का भरोसा हासिल हो। जैसे ही कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया, वो भरोसा खत्म हो गया।
वैसे इस सरकार को विरासत में ही एक उबलता हुआ देश मिला था। मंडल कमीशन की वजह से समाज में गहरा तनाव था। मंडल बनाम कमंडल की राजनीति देश को बुरी तरह बांट रही थी। और इसी उथल-पुथल के बीच चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ 7 महीने चलने वाली इस सरकार की आखिर विरासत क्या है? इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा? शायद इसका जवाब इस एक लाइन में छिपा है। सरकार का कार्यकाल भले ही बहुत छोटा था, लेकिन उसके फैसलों का असर बहुत लंबे समय तक महसूस किया गया। सबसे बड़ी बात, इस सरकार ने देश को दिवालिया होने से बचाया। भले ही बड़े आर्थिक सुधार, जिन्हें हम एलपीजी रिफॉर्म्स कहते हैं, बाद में आए, लेकिन उनकी जमीन इसी सरकार ने तैयार की थी। इसने देश के अंदर सुरक्षा के मोर्चे पर हालात को काबू करने की कोशिश की और भारतीय राजनीति में एक बहुत ज़रूरी ट्रांजिशनल या कहें तो एक पोल की भूमिका निभाई। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। जब देश बहुत बड़े संकट में हो, तो क्या एक लीडर का काम मुश्किल, साहसी और भले ही अलोकप्रिय फैसले लेना ही होता है? क्या यही नेतृत्व की असली परीक्षा है? इस पर सोचिएगा जरूर।